हाय गाइस, माई सेल्फ सोनू, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज हातिन। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मार्केट। तो ये पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ भूमिका है। तो भूमिका में लिख रखा है बाजार संरचना तथा वस्तु कीमत निर्धारण में का आपस में निकट संबंध है। तो आपको पता होगा कि किसी वस्तु की कीमत बाजार में ही निर्धारित होती है। तो वस्तु कीमत का निर्धारण प्रत्येक बाजार में भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप की मार्केट्स होती हैं, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता से। तो हर प्रकार की मार्केट में कीमत निर्धारण अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी है इसमें। और नॉर्मली क्या होता है, कीमत का निर्धारण उस बिंदु पे होता है जहाँ पर वस्तु की मांग, देखना, मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होती है। ठीक है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत जो होती है वो बाजार उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि फर्म के द्वारा। उद्योग क्या होता है, कई फर्में या ये कह लीजिए सारी फर्में मिलाकर एक प्रकार जो किसी चीज़ का उत्पादन करती है। समझ लो कि चीनी है, चीनी की जितनी मिलें हैं सारी मिला के एक उद्योग का दर्जा होता है उनको, और इंडिविजुअली वो क्या कहलाएंगी, फर्म। तो मैं क्या कह रहा था कि पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है उसमें कीमत होती है जो वस्तु की, वो उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि एक फर्म के द्वारा। ठीक है। तो और जो एकाधिकारी फर्म होती है, मोनोपोली, ये देख रहे हैं ना आप, उसमें कीमत वो फर्म निर्धारित करती है। इसलिए और क्योंकि क्यों निर्धारित करती है वो फर्म, क्योंकि एक आधिकारिक की स्थिति में उस वस्तु का कोई निकट स्थापन नहीं होता। ठीक है, इसलिए वो कीमत खुद निर्धारित कर सकती है। ठीक है। तो आगे हम इसके जो ये सब ये विशेषताएं दे रखी हैं विभिन्न प्रकार के मार्केट्स की, इनकी बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं। तो हम आगे चलते हैं, बाजार के बारे में पढ़ते हैं। और आप खुद भी एक बार रीडिंग कर लेना, इसकी समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। तो आगे हम पढ़ेंगे बाजार क्या है। ठीक है। तो बाजार के बारे में पढ़ेंगे हम अभी कि बाजार क्या होता है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि बाजार में जा रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने बाजार में जा रहे हैं, बाजार में। तो अर्थशास्त्र में बाजार का अलग अर्थ होता है। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ अलग होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र से है जहाँ किसी वस्तु की सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और क्या है, आगे लिख रखा है, क्रेता तथा विक्रेता का आपस में संपर्क करना जरूरी नहीं होता। ये नहीं कि बेचने वाले के पास मैं खुद खरीदने वाला जा रहा हूँ तो वही बाजार कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि जो क्रेता है वो विक्रेता से डायरेक्ट संपर्क साधे। ठीक है, वो क्या लिखा है, वो टेलीफोन, तार, पत्र, एजेंट, किसी भी प्रकार से वो अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं और वस्तुओं की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो समझ में आया कि डायरेक्ट मिलना ज़रूरी नहीं है, वो कैसे भी वस्तुओं का जो लेन देन कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार हम बाज़ार की विशेषताएं देख लेते हैं कि बाज़ार की विशेषताएं क्या होती है। नंबर 1 है क्षेत्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं जहाँ क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं, बल्कि बाजार से अभिप्राय उस सारे क्षेत्र से हैं जिसमें क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं और उनमें संपर्क पाया जाता है। जैसे कि डालडा का बाजार पूरे भारत में है, क्योंकि इसके क्रेता और विक्रेता सभी नगरों और राज्यों में पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, कोई एक विशेष स्थान से मतलब नहीं होता बाजार का। तो बाजार पूरे देश में ही फैला हुआ है, तो सारा उसका डालडा का वो बाजार है। ठीक है। नंबर 2, क्रेता और विक्रेता। बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, यदि उनमें से एक नहीं होगा तो ऑब्वियसली बाजार नहीं कहलाएगा। और क्या कह रहा है, ये आवश्यक नहीं कि क्रेता और विक्रेता एक स्थान पर एक दूसरे के सम्मुख होकर ही वस्तु का मोल भाव क्रय विक्रय करें। वही बात फिर आ गई है कि वो टेलीफोन, तार, डाक द्वारा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक वस्तु। अर्थशास्त्र में हर वस्तु का बाजार अलग होता है, जैसे गेहूं का बाजार, चीनी का बाजार आदि की जितनी वस्तुएं होंगी उतने ही वहाँ पर बाजार होंगे। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे ना। तो इसलिए बोलते हैं कि पूरे भारत में कि चीनी का बाजार अलग है,
डालडा घी का बाजार अलग है, हर एक वस्तु का अलग बाजार होता है, ठीक है, वस्तु के हिसाब से होता है। और इसलिए तो बोलते हैं कि सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि बाजार में कि सॉरी क्या करें, मैं क्या कह रहा था, हाँ, इसलिए बोलते हैं कि बाजार ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ की उस वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि वस्तु एक ही है, एक वस्तु के हिसाब से उस वस्तु का बाजार होता है पूरा, ठीक है। तो उस वस्तु की पूरे देश में या जगह जगह पे समझ लो एक ही तरह की कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप बोलोगे सर वहाँ चीज़ वो महंगी सस्ती, वो अलग मैटर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ये वो बहुत खर्चे होते हैं। पर नॉर्मल यही बोला जाता है कि सारे उस बाज़ार की जो वस्तु है वो पूरे बाज़ार में उसकी कीमत एक ही पाई जाती है। नॉर्मल यही होता है जो कि बाज़ार की परिभाषा है उसके अनुसार, ठीक है। चौथा क्या है, स्वतंत्र प्रतियोगिता। बाजार में क्रेता और विक्रेता में मुक्त प्रतियोगिता होनी चाहिए, ठीक है, खुला कंपटीशन होना चाहिए उनके बीच में। ऐसे बाजार में तो क्या खुला कंपटीशन होगा, तो बाजार में क्रेता होगा वो वस्तु को सस्ती खरीदने की कोशिश करेगा, विक्रेता महंगी बेचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वस्तु की कीमत उस बाजार में एक ही पाई जाएगी। तो आगे चलेंगे बाजार संरचना के प्रमुख प्रकार। तो नॉर्मली यहाँ लिख रखे हैं 5। तो नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, पूर्ण प्रतियोगी, एकाधिकारी और अपूर्ण प्रतियोगी, ठीक है। और जो लास्ट के 2 हैं ये जो लास्ट के 2 हैं ये एक तरह से इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसको अपूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं, उसी के ही पार्ट होते हैं, ओके। अच्छा, आप देख रहे हैं ना बाजार के प्रकार, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली। और जो ये 3 टाइप हैं ये इसके हैं अपूर्ण प्रतियोगिता, इसके 3 टाइप्स की होती है, एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपोली और ओलिगोपोली, ठीक है, ये 3 तरह की होती हैं, ये आप देख लेना। ये इनके नीचे विशेषताएं रखेंगे। पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है, तो इसमें क्या आता है, क्रेता तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है और वस्तुएं होती हैं समरूप होती हैं, मतलब सम बराबर रूप एक जैसी वस्तुएं होती है, कहने का मतलब ये है। और एकाधिकार प्रतियोगिता क्या विशेषता दे रखी है, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या जो विभेदीकृत वस्तुएं बेचते हैं। इसमें क्या है, वस्तुओं में विभेद पाया जाता है कि वस्तुएं अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कि साबुन लगा लो, कोई निरमा की है, कोई लक्स की है, कोई गोदरेज की है, ठीक है, उनमें विभेद पाया जाता है। कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, किसी में खुशबू ज़्यादा होगी, किसी की पैकिंग अलग होगी, तो वो अलग अलग टाइप में कई प्रकार के भेद होते हैं, वो इस टाइप से पाए जाते हैं। द्वैधाधिकार, ये है ड्यूपोली। द्वैधाधिकार में क्या है, 2 स्वतंत्र विक्रेता की बेचने वाले वस्तु को केवल 2 ही हैं और क्रेता उसके बहुत हैं, ये होती है ड्यूपोली, ठीक है। अल्पाधिकार, इसमें क्या आता है, 2 से ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा होते नहीं, मतलब थोड़े से होते हैं विक्रेता और क्रेता बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये है एकाधिकार। एकाधिकार में क्या है, केवल एक ही विक्रेता होता है उस वस्तु का, जो कि वस्तुओं की बिक्री करता है और उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता, ठीक है। निकट स्थानापन्न मतलब उस जैसी वस्तु कोई और पैदा नहीं कर होता, जैसे कि भारत में परमाणु ऊर्जा है, उस पर जो उत्पादन होता है और उस पर गवर्नमेंट का ही अधिकार है। रेलवे है, रेलवे इंडियन रेलवे है और इंडिया के गवर्नमेंट के अंडर में है, तो वही उस रेलवे की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं आपको, तो वो एक मोनोपोली है, किसकी, इंडियन गवर्नमेंट की। तो ये हमारा था बाजार के प्रमुख प्रकार, ठीक है। हाँ, ये है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, उसकी परिभाषा दे रखी है, आप पढ़ लेना। मेन परिभाषा ही है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी समरूप वस्तु के, आपको मेन जो वर्ड याद रखना है वो समरूप वस्तु, ठीक है, कि समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं तथा वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 2 मेन पॉइंट है इस परिभाषा में कि वस्तु समरूप होगी अर्थात एक जैसी होगी, आइडेंटिकल होगी, होमोजेनियस होगी। नंबर 2, उसकी कीमत होगी वो उद्योग कौन होता है, जितनी भी फर्में होती हैं उस वस्तु की, उनका समूह को उद्योग कहते हैं, ठीक है। ये आप बाकी पढ़ लेना, ये डेफिनेशंस हैं, ये आप देख लेना। और हाँ, हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं या विशेषताएं। विशेषताएं क्या है,
क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या परंतु छोटा आकार। ठीक है, इस वस्तु के बहुत सारे क्रेता और विक्रेता पाए जाएंगे मार्केट में, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। नंबर 2 पे आप क्या देख रहे हो? नंबर 2 है समरूप वस्तुएं। नंबर 2 समरूप वस्तुएं। जैसे कि मैंने बताया था कि सारी वस्तुएं समान होंगी, ठीक है, उनमें किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा। जैसे कि ये बता रहा है कि राम एंड कंपनी द्वारा बेचे जाने वाली वस्तु वैसी ही होगी जैसे कि श्याम एंड कंपनी बेच रही है। ठीक है, तो वस्तुओं में किसी प्रकार का भेद नहीं पाया था। नॉर्मली ऐसी स्थिति जो ये बता रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता की मार्केट में होती नहीं है। फिर भी जैसे कि एग्रीकल्चर है, गेहूँ वेहूँ, इन चीज़ों में कभी कभार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, अन्यथा मार्केट में ऐसी कोई स्थिति नहीं पाई जाती। ठीक है, ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, फिर भी आपको एग्जाम की दृष्टि से पता होना चाहिए। नंबर 3 पूर्ण ज्ञान। कि विक्रेताओं विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है कीमत की, खासकर क्रेता को जानकारी होती है कि इस वस्तु की सारे बाजार में ये कीमत है। ठीक है, इसलिए वो ठगी का शिकार नहीं होता, वो ठगी का शिकार नहीं होता। ठीक है, तो उसकी एक ही कीमत होती है, उसको पता होता है, इसलिए उसको पूरा ज्ञान होता है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा उस वस्तु के चीज़ के पैसे मांगेगा उससे, ग्राहक से, तो वो उससे ना लेकर दूसरे से ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि वस्तु की ये कीमत नहीं है। ठीक है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश है। ये इसकी एक और विशेषता यह है कि पूर्णता की अवस्था में दीर्घकाल में किसी उद्योग में कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है और पुरानी फर्म उद्योग को छोड़ सकती है। देखना, उद्योग को, ठीक है, कोई भी फर्म, कोई भी आदमी है जो अपना उत्पादन बेचना शुरू कर सकता है, कोई भी छोड़ सकता है, तो उनके ऊपर किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, कभी नहीं छोड़ना है। तो ये देखना कि आपने पहली मान्यता क्या थी, विक्रेताओं की अधिक संख्या क्यों होती है, क्योंकि फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश, क्योंकि फर्म कितनी भी आ जाए कोई रोक टोक होती नहीं, तो ऑब्वियसली है कि विक्रेता ज़्यादा होंगे। प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव मतलब या तो सरकार किसी प्रकार रेस्ट्रिक्शन लगाती है, भाई ये चीज़ खरीदो, ये मत खरीदो, इस पर ज़्यादा टैक्स लगा, इस पर कम टैक्स लगेगा, वो उसकी कीमत सारे बाजार में एक जैसी है। ठीक है, कोई मोल भाव नहीं होता। ठीक है, क्रेता विक्रेता में जो मार्केट में रेट है उसके हिसाब से वो लोग खरीद लेते हैं। तो देखिए ना, कोई समझौता नहीं होता, अर्थात कोई मोल भाव नहीं होता। वो बोलेगा भाई इतना मार्केट रेट है, वो मार्केट रेट के हिसाब से पैसे देगा, ना वो कम करेगा ना ज़्यादा करेगा विक्रेता। ठीक है, पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण गतिशीलता का मतलब है कि उत्पादन के जो साधन है वो पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। कि उत्पादन साधन क्या होता है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ये उत्पादन के साधन होते हैं। ठीक है, तो कोई श्रमिक है अपनी सेवाएं कहीं भी जाके बेच सकता है, ये नहीं है कोई रोक टोक होगी। ठीक है, जहाँ उसको अच्छी कीमत मिलेगी वहाँ जाके अपनी वो सेवाएं दे सकता है। तो पूर्णतः की मुख्य मान्यता यह है कि इसके कारण इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं तथा साधनों की गतिशीलता पाई जाए। उत्पादन के साधन विभिन्न उद्योगों में जहाँ कहीं वे रोजगार चाहते हैं जाने को मुक्त होते हैं। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होती, जहाँ भी उनको रोजगार मिलता है वो जाके रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, गतिशीलता मतलब उनके मूवमेंट पे, उनके मोबिलिटी पे कोई भी रोक टोक नहीं होती। अर्थात उत्पादन के किसी साधन पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एकाधिकार हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी, तो मार्केट ये पूर्ण प्रतियोगी मार्केट नहीं कहलाएगी, फिर हो जाएगी एकाधिकार मार्केट। यातायात लागतों का अभाव, तो मैंने आपको बताया था शुरू में, एक बार डिस्कस किया था कि वो अलग बात है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, नहीं तो बाजार में एक वस्तु की सेम कीमत प्रसिद्ध होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हम यहाँ यातायात लागतों का अभाव, कि यातायात लागतों, हम मान के चलते हैं कि यातायात की लागत का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमारी एक मान्यता है। ठीक है, इसलिए उसकी कीमत सारे बाजार में एक जैसी पाई जाती है। विक्रय लागत का अभाव, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो विक्रेता होता है वो बेचने के लिए तरह तरह के आकर्षण देता है। समझ लो कोई बोलता है 10 किलो ले लो 1 kg फ्री। ठीक है, कोई बोलता है ये ले लो 1 मग फ्री, मतलब अट्रैक्शन करने के लिए किसी प्रकार के लोभ देगा उसको कि उसकी वस्तु ज़्यादा बिके। तो इसमें क्या है, किसी प्रकार का वो विज्ञापन पर खर्च करेगा। ठीक है, प्रचार प्रसार करेगा, एजेंटन घर किसी घर भेजेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता अपन करते हुए बाजार में। ठीक है, तो विक्रय लागतों का जो प्रभाव है वो नहीं होता, क्योंकि विक्रय लागतें होती ही नहीं। ठीक है, तो समान कीमत लास्ट में वही है कि वो सारे बाजार में
एक ही कीमत प्रचलित होगी, क्योंकि न विक्रय लागते हैं न यातायात लागते हैं, उत्पादन साधन है, कहीं भी जाकर रोजगार कर सकते हैं। तो ये हमारा था पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने टी आर जैन की बुक से लिया है, तो आप पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।